Yes, friends, I'm Sunil Desai and welcome to Galaxy Online Learning, division of Galaxy Tutorials. तो अब हम आपके हिंदी 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यपुस्तक लोक भारती का तीसरा चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं. थर्ड चैप्टर, ओके. नेम ऑफ द चैप्टर इज, नाम है वाह रे हमदर्द, और ये एक हास्य व्यंग्य निबंध है. वो ये लिखा है धनश्याम अग्रवाल जी ने. इनका जन्म महाराष्ट्र अकोला में 1942 में हुआ. वो एक हास्य व्यंग्य कवि भी है. उन्होंने इस गद्य में, हास्य व्यंग्य निबंध में, लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है. हमदर्द भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ में लेखक ने दर्शाया है. बहुत ही एक मामूली सा एक एक्सीडेंट से के बाद जब लेखक अस्पताल में भर्ती होते हैं, उसके पास उनको जो देखने के लिए, हमदर्दी दिखाने के लिए जो लोग आते हैं, सिंपैथी दिखाने के लिए, उनके बारे में बहुत ही हास्य व्यंग्य ढंग से, बहुत ही रोचक रूप से लेखक ने इस निबंध में लिखा है. आपको बहुत मजा आएगी ये पढ़ने में. मैं पढ़ लेता हूँ. ओके. उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी. लेखक बता रहे हैं कि एक दिन एक भाषण सुनकर आ रहे थे. कौन सा भाई? उस दिन भाषण था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था. ओके. पूंजीवादी मतलब कैपिटलिस्ट और समाजवादी मतलब सोशलिस्ट. ओके. तो पूंजीवाद, द कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिस्ट. ओके. इस अर्थव्यवस्था के बारे में, ओके, उसके बारे में सुनकर लेखक वापस जा रहे थे अपने साइकिल पे. सामने से एक कार आ रही थी. भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया और कार को गुस्सा भी अधिक आया. यह मैं निश्चित रूप से, या कार को गुस्सा अधिक आया ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरों को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े. देखो, बहुत ही व्यंग्य से कवि ने कहा है कि वो एक भाषण से आ रहे थे. भाषण था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था. लेखक सवाल है साइकिल के ऊपर. तो साइकिल ये समाजवाद अर्थव्यवस्था को का रूप दिखाती है और रिप्रेजेंट कर रही है, और कार ये कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था रिप्रेजेंट कर रही है. तो लेखक कह रहे हैं कि वो वापस आ रहे, शायद वो भाषण सुनकर आने की वजह से उनके साइकिल में एक जोश था. ओके. तो जोश, और या सामने वाली कार को भी गुस्सा था. पता नहीं बोलते क्या हुआ, दोनों एकदम जोर से एक दूसरे के एकदम सामने आ रहे थे और दोनों को एक दूसरे पे कुछ समाजवाद और पूंजीवाद, दोनों को एक दूसरे पे गुस्सा आ रहा था, और उस गुस्से में दोनों एक दूसरे को जा भिड़े. मतलब क्या? दोनों का एक्सीडेंट हो गया, सामने से एक्सीडेंट हो गया. मैं खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई. लेखक कहते हैं, मैंने वो साइकिल इज रिप्रेजेंटिंग सोशलिज्म, कार इज रिप्रेजेंटिंग कैपिटलिज्म. तो लेखक कहता है कि मैं इन दोनों के बीच में खामोखा मतलब अननेसेसरीली अपनी टांग अड़ाई. फलस्वरूप क्या हो गया? लेखक की टांग टूट गई. तो एक्सीडेंट में क्या हुआ? लेखक की टांग टूट गई. दुर्घटना के बाद
आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े, और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, आज भी देयर इज इंसानियत, ह्यूमैनिटी है, तो जताने के लिए बहुत सारे लोग एक्सीडेंट की तरफ दौड़ पड़े। आगे क्या हुआ देखो। आंखें खुली तो मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? तो एक्सीडेंट हो गया, लेखक गिर गए, पाँव टूट गई और वो बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तब वो क्या देखते हैं कि वो एक बिस्तर पर लेटे हैं और उनके अर्ध गिर्द मतलब आजू बाजू में बहुत से लोग खड़े हैं, उसमें से कोई परिचित है, कोई अपरिचित है। ठीक, और आँख खुल, जैसी मैंने आँख खोली, दे वर वेरी एंशियस, मतलब जो देख रहे थे कि कब ये लेखक आँख खोल रहे हैं। तो जैसे ही इनकी आंखें खुली, उनके चेहरे पे बहुत वेरी एंशियसली उत्सुकता की लहर दौड़ाई, और जैसे ही लेखक ने पूछा, अच्छा कि कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, बेहोश हो गए थे ना। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वो इसलिए रुका रहा। जैसे ही लेखक पूछते हैं मैं कहाँ हूँ, वन ऑफ दोज पर्सन स्टैंडिंग ओवर देयर इमीडिएटली स्टार्टेड ब्लडिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। व्हाट यू सेइंग कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हो। सार्वजनिक अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, गवर्नमेंट के पब्लिक हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में हो आप, और आपका पैर फ्रैक्चर हुआ, आपका सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ है, आपका एक्सीडेंट हो गया था इसलिए आपको पैर फ्रैक्चर हो गया, और लेकिन अभी कुछ घबराने की बात नहीं। वो इतनी जल्दी से बताता है कि जस्ट एज इफ ही वाज वेटिंग कि कब लेकर आंखें खोले और कब वो बता दे क्या हुआ था। एज ही वाज वेटिंग, ही जस्ट इमीडिएटली ब्लर्ट्स आउट एवरीथिंग। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ, जैसे वो बोलता है, लेखक अपनी टांगों की ओर देखते हैं। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। आपने देखा होगा कि जब टांग वह तो टूटती है या कुछ होती है, तो आपने देखा होगा कि एक वजन लगाते हैं उस टांग को सीधा करने के लिए। तो वैसे ही वो लेखक क्या देखते हैं कि एक टांग की सही सलामत थी, तो दूसरी टांग एक रेत की थैली को वजन के लिए डाला था, उसके ऊपर लटका रही थी। ठीक, लटक रही थी, स्टैंड पर लटक रही थी और एक बाजू से उस पर वजन डाला था रेत थैली। मेरे दिमाग में एक नया मुहावरे ने जन्म हुआ, टांग का टूटना। यानी मतलब उसका क्या होता है, सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। ओके, तो जैसे ही वो देखते हैं अपनी टूटी हुई टांग अटकी हुई है स्टैंड के ऊपर, लेखक के मन में, माइंड में एक मुहावरा, नया मुहावरा तैयार हो जाता है। लेखक नया मुहावरा बनाते हैं। मुहावरा क्या है? टांग का टूटना। मतलब क्या बताओ, आप आते हैं ना मुहावरे, तो ऐसे ही मुहावरा। टांग का टूटना का मतलब क्या बोलो? तो टांग का टूटना मतलब लेखक बोलते कि कुछ दिन अस्पताल में रहना। ओके, ये नया मुहावरा लेखक ने बना दिया। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कहूँगा, जैसी सामने वाले ने, आदमी ने कहा कि आप सार्वजनिक अस्पताल में, सार्वजनिक यानी पब्लिक हॉस्पिटल में आप हो, तो लेखक डर गए। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। लेखक कहते पहले ही, इट्स सच ए ड्रेडफुल वर्ड, हॉस्पिटल इज सच ए ड्रेडफुल वर्ड, और उसके साथ साथ अगर हॉस्पिटल के साथ अगर आगे उसके पब्लिक लिखा हो, मतलब पब्लिक हॉस्पिटल हो, तो समझो कि आपकी आत्मा अब परमात्मा में विलीन हो जाएगी। मतलब आप जिंदा रहने की चांसेस कम है। ऐसे मतलब यू वांट टू से दैट पब्लिक हॉस्पिटल में उतनी आपकी दखल नहीं दी जाती है, ऐसे उनको कहना है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है
और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। लेखक को ऐसे लगता है कि एक्सीडेंट ये दुर्घटना नहीं थी, मेरी टांग टूटना ये दुर्घटना नहीं थी, वो एक मामूली मात्र घटना थी और उसकी वजह से अभी मैं सार्वजनिक अस्पताल में हूँ, ये सबसे बड़ी दुर्घटना है, बुरी चीज़ है, बुरी चीज़। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। नाउ हमने टांग तो टूटी थी लेखक की, लेकिन उनकी उसे लेखक को फिक्र नहीं थी, उनको एक दिन वो ठीक हो जाएगी। लेकिन उनको किसकी फिक्र थी कि अभी मेरी टांग टूटी है, तो टांग टूटी है तो क्या होगा, बहुत सारे हमदर्दी जताने, सिंपैथी दिखाने बहुत सारे लोग आएंगे, इसके लिए उनको ज़्यादा फिक्र थी। क्यों? क्योंकि ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज को आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। लेखक को ये हमदर्दी जताने वाले, सिंपैथी दिखाने वाले लोगों से क्यों फिक्र थी? क्योंकि क्या होता है कि इतने सारे लोग देखने आते हैं, इतने सारे लोग हमदर्दी दिखाने के लिए, सिंपैथी दिखाने के लिए आते हैं कि इनफैक्ट कोई अगर अस्पताल में भर्ती होता है या वो मतलब वो बीमार है, उसे कुछ तकलीफ है, इसके लिए तो भर्ती होता है, तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है? आराम की होती है। लेकिन ये हमदर्दी जताने वाले इतने आते हैं कि उसे बिल्कुल ही, वो जो पेशेंट है उसे बिल्कुल ही आराम मिलता नहीं है, वो मरीज को आराम बिल्कुल नहीं मिलता। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड, यह तो एक खुला निमंत्रण है कि मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, अब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। तो लेखक कहते हैं कि मुझे इसलिए फिक्र थी कि मैं तो अस्पताल में भर्ती हुआ था और दूसरी बात मैं तो प्राइवेट वार्ड में था। अगर आप जनरल वार्ड में होते हैं तो वहाँ आपने कभी भी गए होंगे अस्पताल, तो आपने देखा होगा जनरल वार्ड के बाहर एक लिखा देयर इज अ रूल रिटन हो जाए, बराबर है ना, लिखा होता है कि टाइमिंग लिखा होता है कि only visitors can come between such and such time, that is between 4 to 6 or something like that. Okay, दिन भर नहीं आ सकते हैं। बट अगर आपका प्राइवेट वार्ड हो तो क्या है, बस खुला है, there is no such timing, क्योंकि वो प्राइवेट वार्ड है आपके अकेले के लिए। तो आपके रिश्तेदार, मित्र, कोई परिचित कभी भी आ सकते हैं, कितने भी घंटे बैठ सकते हैं। ओके, तो उसमें क्या हो जाता है कि लेखक को लगता है कि ये लोग बदला लेने आते हैं। भैया उसमें बदला हो कि लेखक कभी गया है उनको मिलने, तो उसका बदला लेने वो आते हैं, या मतलब बदला का बदला भी हो गया और सिंपैथी दिखाने का भी जैसे हो गया। ओके, तो जैसे ही वापस लेखक के मन में वो ख्याल आया मिलने वाले अभी आएंगे मिलने के लिए हमदर्द ले जाने, तो लेखक को लगा क्यों ना मेरी दूसरी टांग भी टूट जाती। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वो लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया। मानो वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसास चुकाएं। इनकी हमदर्दी में यही बात खास छिपी रहती कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। लेखक कहता है कि पहले कौन लोग आए? पहले वो लोग आए जिनको उनका शरीर का कोई अवयव टूटने के बाद, मतलब उनका कभी ना कभी एक्सीडेंट हुआ था और किसी का एक्सीडेंट हुआ था, तो लेखक उनसे मिलने गए थे, तो वैसे लोग पहले आए, मतलब एज इफ दे वर वेटिंग कि कब लेखक का कोई हाथ पांव टूट जाए और कब वो हमदर्दी जताने जाए, मतलब फिक्टम फाट जो टिट फॉट है। आप हमें ये आए तो हम वही वक्त देख रहे थे कि आपका पाँव पर टूटे और हम आपको हमदर्दी जताने। समझ में आया? ओके, तो उनकी हमदर्दी के पीछे एक बात छिपी रहती है। लेखक कहते हैं एक बात छिपी रहती है कि उनको ये कहना रहता है कि वक्त हम पे भी आया था ना, तभी तुम देखने आया था हमें, तो एक बार
तो सब पे आता है ऐसा वक्त। तभी तो हमें हमदर्दी जताने आया था ना कि हम हमदर्दी जताने आए हैं। सब पे ऐसे वक्त जरूर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसी नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खास करके वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आए हैं, उन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और उन्होंने मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो कैसा पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। फिर तब भी मैंने जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चिकते हुए जब आंख खोली तो वो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। ओके, तो पहले लेखक कहते हैं जब कोई बीमार होता है तो दर्द के मारे उसे पहले तो नींद नहीं आती, और जो भी थोड़ी बहुत आती है तभी ये हमदर्दी जताने वाले, मिलने आने वाले लोग सोने नहीं देते। खासकर जो लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आए थे, मतलब सिर्फ औपचारिकता की, बस वो पड़ा है ना हॉस्पिटल में भर्ती है इसके लिए सिर्फ अपना मुंह जाके दिखाने का, फॉर्मेलिटीज करके जाने वाले लोग। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं, उन्हें उससे कुछ लगाव नहीं होता है, आदमी से कुछ हमदर्दी नहीं होती, कुछ नहीं है। जस्ट बिकॉज ही इज योर नेबर और यू नो हिम और ही इज योर बॉस, और ऐसे ही कोई जस्ट दिखाने के लिए कर दिया। अरे लोग कहेंगे गया नहीं, बाजू वाला होगा, आपका उसका जमता नहीं है, आप उसके बात भी नहीं करते, लेकिन बाकी लोग बोले तुम्हारा नेबर बीमार है और तू गया नहीं देखने, तो जाते हैं। ऐसे सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने वाले लोग तो पहले आपको सोने नहीं देते। तो एक दिन लेखक सोचते हैं कि आज मैं, कोई भी आ जाए, पूरे दिन में आंखें बंद करके पढ़ूंगा, कोई आएगा मालूम पड़ेगा तो भी मैं आंखें नहीं खोलूंगा। ऐसे सोच के लेखक आंखें बंद के सो जाते हैं। तभी उनके अफसर से उनके बड़े बाबू आते हैं। बड़े बाबू आते हैं तो वो देखते हैं कि लेखक सोए पड़े। लेखक को लगता है कि चाहे कि सोया पड़ा देख के वो वापस जाएंगे, लेकिन नहीं, बड़े बाबू को लगता है कि अगर उन्होंने लेखक ने बड़े बाबू को देखा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि बड़े बाबू आए थे उनको देखने के लिए। इसलिए क्या करते हैं, वो बड़े बाबू उनको धीरे धीरे से हिलाते हैं। लेखक को मालूम पड़ता है कि बड़े बाबू आए हैं और अभी वो उठाने, लेकिन लेखक को उठना नहीं है। तो लेखक क्या करते हैं, ऐसे ही आंखें बंद करके सोते हैं। कभी सोए उठते नहीं है तो क्या करते हैं बड़े बाबू उनका जो टांग, टूटा हुआ टांग था, उसी को तो जरा जोर से दबा देते हैं ताकि क्या हो, वो उठ जाए। और जैसे ही वो दबा दें, दर्द के मारे लेखक चिक कर आंखें खोलते हैं, और जैसे ही आंखें खोलते हैं क्या दिखते सामने, हंसते हुए बड़े बाबू कहते हैं, अब दर्द कैसे है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। सो दिस इज हाउ फॉर्मली, मतलब वो बड़े बाबू इसलिए आए बस फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए, बताने के लिए मैं बाबू हूँ तुम्हारा, मतलब ऑफिसर हूँ, बॉस हूँ, और मैं तुझे देखने आया था। ये मतलब एक फॉर्मेलिटी करनी है, बिकॉज ही इज वर्किंग अंडर हिम, सो ही हैज टू जस्ट शो फॉर्मेलिटी दैट ही हैज गॉन एंड विजिटेड इट। ओके, तो अभी ये ऐसी हो गई फॉर्मेलिटी, फॉर्मल आने वाले लोगों की। लोग अभी कह रहे हैं मोहल्ले वालों के बारे में, मीन्स पीपल हु आर स्टेइंग इन देयर नेबरहुड। ओके, वो तो अपने फुर्सत से आते हैं, उनकी मर्जी, जैसे वैसे। उस दिन जब सोना भाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना हुई। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। ओके,
तो लेखक कहते हैं, जैसे अभी इसके बारे में, अभी फॉर्मल लोगों के बारे में हो गया, फॉर्मेलिटी करने के लिए आने वाले लोग, अभी मोहल्ले वाले, नेबरहुड वाले लोग, उनको तो कभी भी आते हैं, कोई टाइम फुर्सत कुछ नहीं, किसी टाइम पे जाना है, वो कभी भी, उनको जब टाइम हुआ तभी वो देखने आएंगे। और लेखक कहता है एक दिन उनके नेबरहुड से सोनाबाई आती है अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को लेके। ओके, तो लेखक को लगता है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए आई, मतलब यहाँ पे अभी कोई तो दुर्घटना होने वाली, ये तो दुर्घटना हुई, मेरा पाँव टूट गया, अभी इधर और एक दुर्घटना जरूर होगी, क्योंकि वो चारों बच्चे उनके बहुत ही नटखट होते हैं। ओके, और जैसे ही वो आती है सोनाबाई, वो अपने बच्चों को बोलती है ये देखो चाचा जी, और वो इस ढंग से बोलती है जैसे कि हाँ वो कोई अभी अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेके जाते हैं, मतलब जू में लेके जाते हैं, तभी जानवर को दिखा के जैसे बोलते हो, मंकी को दिखा ये देखो बंदर, वैसे उसी तरह से उसी अंदाज में सोनाबाई अपने बच्चों को कहती है ये देखो चाचा जी। बच्चे आते ही खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी की लेकर कथकली डांस करने लगी। रैप रैप की आवाज की ओर मेरा ध्यान बटाया, मैंने ध्यान बटाया, क्या देखता हूँ, सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को बुला, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांपता। तो जैसे सोनाबाई आती है, कहती है देखो चाचा जी, जो लोग उनके बच्चों में से एक बच्चा कुर्सी पे चढ़ जाता है, एक बच्चा जहाँ लेखक लेटे है उस मेज पर चढ़ जाता है। उनकी छोटी लड़की, सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी कबर्ड पे रखी हुई चीज़ लेके कथकली डांस करने लगती है। तो चौथा जो लड़का है वो क्या करता है, वो जो रेत की थैली लगाई है वजन के लिए लेखक के टूटी हुई टांग को, उसके साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और लेखक उसे कहने वाला था कि लोग कैसे बॉक्सिंग नहीं करते, तब तक क्या हुआ कि सोनाबाई की लड़की ने हाथ में जो उन्होंने शीशी पकड़ के डांस कर रही थी उसको नीचे गिरा दी, और जैसे गिरा दी और जो दवा थी वो सब गिर गई। तो सोनाबाई ने एक बार उसके बाद घूर कर देखा, stared at the girl and then she looked at the poet, the लेखक, और उनको कहा बधाई हो, पेड़े खिलाओ पेड़े, क्योंकि अभी दवाई गई, उसका मतलब है कि आप ठीक हो जाओगे। और ऐसे करते करते सोनाबाई ने 4 बच्चों के साथ उस वार्ड में 2 घंटे निकाले लेखक के साथ। तो जस्ट इमेजिन वो 2 घंटे लेखक को कितनी तकलीफ हुई होगी। और जाते वक्त सोनाबाई क्या बताती गई कि मैं वापस आऊंगी, तो मन ही मन लेखक कांप रहा है भय से कि अरे भैया तू 2 घंटे यहाँ पे रुकी, मेरी इतनी हालत होगी, तो वापस आओगी तो क्या होगा मेरा। ओके, कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी में कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़े रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह बढ़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था, आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ कर दो, कहकर वो चल गया।
अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। ओके, तो लेखक कहता है कि कुछ लोग औपचारिकता फॉर्मेलिटी निभाने का हद करते, लिमिट क्रॉस करते हैं। ओके, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में तो लेखक एक स्टोरी बता, मतलब एक जो हुआ उनके साथ वो बताते हैं। एक दिन क्या होता है, उनके जो प्राइवेट वार्ड का जो कमरा है उसके बाहर एक टैक्सी खड़ी रह जाती है, और उसमें से एक आदमी आके सीधा आके लेखक के छाती पे सर रखे जोर जोर से रोने लगता है। अरे तुझे क्या हो गया, वो कार वाले का सत्यानाश हो, ऐसे करके फूट फूट के रो रहा है। लेखक को कुछ समझ नहीं, वो जोर जोर से रहे, जोर जोर से, फिर थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है, कम हो जाता है उसका रोना, और वो लेखक की आंखों की चेहरे को देखता है। जैसे ही दोनों की आंखें मिलती है वो एकदम चुप सा हो जाता है, और फिर हंसकर बोलता है, माफ करना, मैं गलत कमरे में घुस गया। ये बोलते भी नहीं है, पूरा एड्रेस देते नहीं है, मतलब पूरी तरह बताते नहीं कि एग्जैक्टली कौन से कमरे में है। गुप्ता जी का कमरा शायद, मतलब वो गुप्ता जी को किसी दूसरे मरीज को देखने आया था, वो गलती से लेखक के कमरे में आता है, और औपचारिकता दिखाने के लिए वो जोर जोर से रो पड़ता है, और वो बाजू के कमरे में जाता है, वहां पे जाके वापस उतनी जोर जोर से रोने लगता है। मतलब इट जस्ट अ फॉर्मेट टू शो ऑफ दैट ही हैज फेल्ट सो बैड। ओके, तो लेखक बोलते हैं मुझे उससे आदमी से गुस्सा आया, उससे ज़्यादा गुस्सा मुझे अपनी पत्नी पे आया, क्योंकि पत्नी ने क्या किया था, वो आदमी जैसे ही आया, वो उसने टैक्सी का किराया नहीं दिया था, वो आके सीधा आके रोने लगा जोर जोर से। तो जोर जोर से रोने लगा तो लेखक की पत्नी को लगा कि कोई करीबी रिश्तेदार हो, या कोई इसका करीबी मित्र है, लेखक के करीबी मित्र हो, इसके लिए जैसे रोने लगा। वहाँ पे टैक्सी वाले को उन्होंने किराया नहीं दिया था, तो पत्नी ने, लेखक की पत्नी ने अपने जेब में से उसे किराया देकर भिजवा दिया था टैक्सी वाले को। तो मतलब वो उससे कोई ताल्लुका ही नहीं था, वो आदमी किसी दूसरे मरीज को देखने आया था, और वो इतना होशियार था, वो उसने फॉर्मेलिटी निभाई, उसने टैक्सी का भाड़ा भी इसी से करवा दिया। मतलब ही डिडंट स्पेंड, वो आराम से टैक्सी से आया मरीज को देखने, और वो भाड़ा भी मरीज की तरफ से ही देना था। मतलब इतना वो आदमी होशियार था। तो हमदर्दी जताने वाले में वो लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लक्कानंद, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे, आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में मैंने ये कविता बनाई। और यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। उनकी कविता क्या थी? असम की राजधानी है शिलोंग, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी आंख पूछ रही हो, ओ कहो कविता कैसी रही? और दूसरी आंख पूछ रही है, बोल बेटा अब भी मुझसे भागोगे? मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। तो लेखक कहते हैं कि हमदर्दी जताने वालों में ऐसे भी लोग आते हैं जिनका हम कभी चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे। वैसे ही लेखक के गांव में एक कवि है लपकानंद, जो वो बहुत ही बेतुकी कविताएं बनाते हैं। इसके लिए जब भी लेखक उनको दूर से देखते हैं उनसे भागने का प्रयास करते हैं, उनके सामने कभी नहीं आते, क्योंकि उनकी आदत है कि कोई सामने मिले तो उसको
अपनी बेतुकी 10-20 कविताएं सुने और उसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है, अननेसेसरी इसकी बेतुकी कविता सुनने से बजाय भाग जाए, ऐसे हमेशा कवि करते थे, लेखक करते थे। लेकिन अभी उसने मौका अच्छी तरह से लिया था, इसने वो लपकानंद जी ने, और वो आ पहुँचे और बोले कि मैं पहले ही आना चाहता था, लेकिन मैं बहुत ही अति व्यस्त था कवि सम्मेलनों में, इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन मैं आप ही के बारे में बहुत सोचता था, और सोचते सोचते कल रात को मैंने आपके ऊपर एक कविता लिखी है, और जरा सुन लो। और वो उनकी कविता सुनाता है, तो एकदम बेतुकी कविता वो सुना देते हैं। ओके, और कविता सुनाने के बाद एक आंख से ऐसे देखते हैं कि क्या कैसी लगी कविता, ये पूछना है उन्हें, और दूसरी मन में उनको ये भी पूछना है कि आज कैसी सुनाई मैंने तुझे कविता। हमेशा भागता है क्या मुझसे मैं कविता सुनाऊंगा करके, आज तो जबरदस्ती सुनाई ना, ऐसे उनको कहना है। ओके, आखिर लेखक क्या करते हैं, उन्हें चाय पिलाकर जल्दी से मैं वापस कविता सुनने आपके घर आऊँगा कह के उनको भेज देते। अभी लेखक यही कहते, ईश्वर से रोज यही प्रार्थना करते हैं कि अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो ऐसी जगह पे तोड़ दे मेरी दूसरी टांग कि वहाँ पे कोई भी मेरा परिचित ना हो, ताकि मुझे कोई हमदर्दी दिखाने ना आए और मुझे आराम मिले। क्योंकि ये हमदर्दी दिखाने वाले ही बहुत ही बड़े बेदर्द होते हैं। तो ऐसी थी ये हास्य व्यंग्यम भरा हुआ ये निबंध। ओके, आपको अब समझ में आया होगा। अगर इसी में से कोई शब्द आपको नहीं समझोगे तो मैं हूँ, आप मुझे लिख सकते हो। ओके, यू कैन व्हाट्सएप मी, तो उसका मैं अर्थ बताऊँगा। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।